नमस्कार। आज आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम आप लोगों के साथ डेली 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस कर रहे हैं, जो आप लोगों के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें यहाँ पे बर्बक, वकील ए दर, सर ए जानदार और केवानी यह दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो बर्बक है यह प्रबंधक है, और वकील इधर खोमा ढूंढने वाला होता है, और सर ए जानदार यह अंगरक्षकों का मुखिया कहलाता है, और केवानी शाही महल का प्रमुख प्रभारी होता है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें से ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। बाकी के कथन देख लेते हैं। सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली या प्रणालियों तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि ये कायम रही। हालांकि उनके ऊपर एक शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। उपद्रवी क्षेत्रों को मवास कहा जाता था। भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कनकूद कहा गया। नीचे लिखे अंश को पढ़ें। हमें ये कुछ पैसेज दिया गया है, पर देख लेते हैं पैसेज को। मैंने मानसिक और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं और पूरी तरह से पत्थरों के भारी असमित टुकड़ों के तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ है। गवाली के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे? यह विचार बाबर के द्वारा व्यक्त किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? जिसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ACD, जिसमें हमारा बी सही नहीं है, A, C और D। जिसमें देख लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते थे। रज़िया को अपने उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की थी। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के लिए उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने फ़ारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मआसीर उस सलातीन जैसी पुस्तकें, जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायित था। सुल्तान की पहचान कीजिए। यह सुल्तान है इल्तुतमिश। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत ए दिल्ली यह शहर कहा गया। वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान था इल्तुतमिश। बरीदों के सफल अनुकरण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उसकी नज़दीकी, आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है, और राजा में उसके विश्वास, जो अच्छे शासन का आधार है, उसे नष्ट करती है। यह बलबन के द्वारा कहा गया। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतसरिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। यह कौन से सुल्तान से संबंधित है? यह बलबन से संबंधित है। अफगानों के साथ उलुग खान था बलबन का नाम। इनके संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपने सही उत्तर करना है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड यह दोनों सही है। उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे और उलुग खान सुल्तान बना। उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पला और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियाँ बनाई और उन्हें अफगानों को नियंत्रण में रखा। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम नहीं है? जिसका सही उत्तर है शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। यह नहीं है और है सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण, रात से अनाज के अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, सूखे
के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सुल्तान ने आदेश दिया वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। इस कथन इसमें कि सुल्तान ने ज़मीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। यह कड़ा में किया गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया है। इसमें से कौन सा सही है? ये दोनों ही कथन सही है। आर ए को सही व्याख्या करता है। एक बार देख भी लेते हैं कथन। बन्नी लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था कि जैसा कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बन्नी से उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वो बहुत सारे मलिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुँचे। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। सुल्तान यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों की नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया। निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आदेश दिया था कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएगी? यह कथन कहा गया था बलबन के द्वारा, नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और सिकंदर लोदी के द्वारा। यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति की राह दी जाती है वह अपने थाली में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता है। उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? यह इब्न बतूता ने लिखा था। मैं और अन्य कोई नहीं। अब क्या है जो मैं नहीं हूँ और अब क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस समूह सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? यह तुर्कान-ए-चहलगनी के द्वारा व्यक्त किया गया था। जिले अला जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? यह बलबन से संबंधित है। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? यह रणथंभोर के खिलाफ की थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? यह मल्टीपल टाइम हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। सुल्तानगढ़ी मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का था। शर्ब कर किस पर लागू होता है? शर्ब कर जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता है। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें की? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें की। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? यह जलालुद्दीन खिलजी ने यह स्टेटमेंट दी थी। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक कौन था? यह इल्तुतमिश था। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर लागू किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर जो फिरोज ने लगाया था? यह था सिंचाई कर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा को कोई सगा संबंधी नहीं होता? यह इब्राहिम लोदी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। यह पद्मावत में मिलता है। लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? यह विशुद्ध अफगान या पठान थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य थे? सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? यह व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई से हुआ। फिरोज तुगलक ने किसकी समृद्धि चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक के लिए फिरोज शाह तुगलक ने की थी। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब-ए-खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है? यह बलबन था। तैमूर का सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था।
सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था? यह अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता था। बरीद कौन थे? यह गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले व्यक्ति थे। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तुर्कान-ए-चहलगनी 40 तुर्क अमीरों का समूह था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की? यह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये क्वेश्चन भी हमारा मल्टीपल टाइम हो चुका है। प्रथम तराइन युद्ध, याद रखना प्रथम तराइन युद्ध 1191 में पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से इन्हें मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, जिसका हमारा सही उत्तर पहले गुलाम वंश आएगा, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। इन्हें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तराइन का युद्ध जो हमारा 1191 में हुआ था। फिर कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से 1210 के बीच में हुआ था। फिर राजधानी स्थानांतरण, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी 1327 में ट्रांसफ़र की थी। फिर तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? यह बहलोल लोधी था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बनने के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना। आज के लिए इतने ही प्रश्न करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।